अलका निमेश, हम जानना चाहेंगे आपसे कि फुले आम्बेडकराइट मूवमेंट के पहले या फुले साहब, आम्बेडकर साहब और बाद में साउथ इंडिया में पेरियार जी, इनके पहले कोई इंडिपेंडेंट फेमिनिस्ट मूवमेंट था क्या? और हम लोग देखते हैं कि जो फेमिनिस्ट जो डिस्कोर्स या नैरेटिव या जो बातें शुरू हुई, यानी महिला का सशक्तिकरण, महिला के डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करना, उनको एम्पावर करना, ये सब बातें बहुत ज़्यादा तादाद में फुले साहब के लिटरेचर में, उनके पूरे मूवमेंट में और बाबा साहब के मूवमेंट में नज़र आती है, और हमको पेरियार साहब के मूवमेंट में नज़र आती है। उसके ही टोटली कॉन्ट्रास्ट में जो सवर्ण द्विज डोमिनेंट क्लास का मूवमेंट जो चल रहा था, जिसको कई बार इस फ्रीडम स्ट्रगल का मूवमेंट या कम्युनिस्ट मूवमेंट भी जो पैरेलली कई एरियाज में चल रहा था, तो वहाँ पर महिला सशक्तिकरण की बातें जो हो रही थी वो बहुत अलग तरीके से, वो बहुत ट्रेडिशनल तरीके से हो रही थी, बहुत ट्रेडिशनल मॉडल के अंतर्गत हो रही थी। उसके ही इंटरेस्ट में फुले आम्बेडकराइट जो मॉडल ऑफ फेमिनिज्म है बहुत रेडिकल होकर आ रहा है। तो क्या हम कह सकते हैं कि फेमिनिज्म की अगर ट्रू फेमिनिज्म की अगर शुरुआत हुई है तो वो फुले आम्बेडकरिज्म और खासकर आम्बेडकरिज्म के आम्बेडकर मूवमेंट के तौर से ही शुरू हुई है? क्या हम ये दावा कर सकते हैं? तो ये प्रश्न के दो पहलू हैं आपके सामने, तो बताइए प्लीज। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, मुझे यहाँ बोलने के लिए इनवाइट करने के लिए आप का बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले बाबा साहब की जयंती पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, मैं ऐसा मानती हूँ कि मुख्य धारा का जो नारीवाद है, जिसे आमतौर पर कहा जाता है सवर्ण नारीवाद, सवर्ण नारीवाद ने कभी भी दलित, आदिवासी और हाशिए पर पड़ी महिलाओं के मुद्दों को कभी भी गंभीरता से नहीं लिया और अपने लिटरेचर में, अपनी रचनाओं में कभी भी उन्हें वो स्थान नहीं दिया, क्योंकि मुख्य धारा का जो नारीवाद है वो हमेशा पितृसत्ता पर तो काउंटर करता है, लेकिन जाति उनके साहित्य से, उनके रचनाओं से एकदम बाहर रहा है। वो जाति पर काउंटर नहीं करना चाहते, और ये शुरुआती दौर से ही रहा है। अगर आप प्रारंभिक दौर में जाकर देखें तो राजा राम मोहन राय सती प्रथा की बात तो करते हैं, लेकिन दलित विमेन की बात नहीं कर रहे हैं। और जब वंचित वर्ग की जो महिलाएं हैं, उनके जब मुद्दे सामने आए, उनको उठाने वाले भी हमारे ही महापुरुष थे, चाहे वो पेरियार हो, चाहे ज्योतिबा फुले हो या अंबेडकर हो। तो वो एक समावेशी नारीवाद को सभी के सामने लेकर आए और दुनिया के सामने लेकर आए। लेकिन विडंबना आज ये रही, विडंबना आज भी है, अभी भी जो चल रही है, मुख्य धारा का नारीवाद दलित नारीवाद को या आदिवासी नारीवाद को या वंचित वर्ग की जितनी भी महिलाएं हैं, उनके मुद्दों को कभी भी गंभीरता से नहीं लेता है। तो ये रहा है। तो इस पर मैं यही कहना चाहूंगी कि अम्बेडकराइट फेमिनिज्म, हमारे महापुरुषों ने इस नारीवाद को, जो एक समानता का नारीवाद जिसे कहेंगे, क्योंकि हमारे महापुरुषों ने कभी भी असमानता की बात नहीं कही। सभी वर्ग की महिलाओं के विषय में बाबा साहब हिंदू कोड बिल लेकर आए थे। लेकिन एक तरफ जो मुख्यधारा का नारीवाद है, जिसे आज जो आज मुख्य धारा में स्थापित है, जिसे आज माना जाता है कि हाँ नारीवाद, उसमें हमें दलित नारीवाद जैसे पहलू और जो एक समावेशन की प्रक्रिया है वो नहीं मिलती है। अगर हम कहें कि क्या हम पितृसत्ता की बात कर पा रहे हैं, दहेज प्रथा की बात कर पा रहे हैं, या विधवा पुनर्विवाह की बात कर पा रहे हैं, तो सिर्फ नारीवाद क्या सिर्फ यहीं तक सीमित है? क्या महिलाओं के मुद्दे यहीं तक सीमित होकर रह जाते हैं? यहाँ पर दलित महिलाओं की बात कहाँ आती है? दलित महिला एक तरफ पितृसत्ता और दूसरी तरफ जो जाति की मार है, दोनों को जो झेलती है, कास्टिस्ट सोसाइटी को जो झेल रही है, उसकी मार कहाँ चली जाती है? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल मुख्य धारा के नारीवाद पर खड़ा होता है कि आपका नारीवाद क्या एक समावेशी नारीवाद है? क्या आप अपने नारीवाद को समावेशी नारीवाद मानते हैं?
मेरा ये कहना है कि ये कतई भी समावेशी नारीवाद नहीं है। अगर ये नारीवाद मुख्यधारा का नारीवाद, जिसे मैं द्विज नारीवाद कहूँ या सवर्ण नारीवाद कहूँ, मुख्यधारा का नारीवाद कहूँ, अगर इसमें समावेशन की प्रक्रिया होती तो शायद दलित नारीवाद जैसा जैसी जो अवधारणा है वो हमारे सामने नहीं आती। तो ये है। और दूसरा कुछ एग्जाम्पल, जैसे जब हाथरस केस होता है या भगाना, क्योंकि मेरा एमफिल भगाना केस पर है, तो उस समय मैं क्या फील करती हूँ कि जो मुख्यधारा की सो कॉल्ड नारीवादी कहने वाली महिलाएं हैं, ऐसी केसों पर अपनी चुप्पियां साध लेती हैं और फेसबुक पर, सोशल मीडिया के माध्यम से ये कहते हुए नजर आती है कि ठीक है बलात्कार हुआ है, लेकिन जाति को सामने मत लाओ, जाति को बीच में मत लाओ। क्योंकि जाति, अगर एक तरफ एक महिला पितृसत्ता को तो झेल रही है, लेकिन वहीं दूसरे वर्ग की महिला जाति और पितृसत्ता जब दोनों को झेलती है तो जाति के मुद्दों को कैसे पीछे छोड़ा जा सकता है। तो ये सीधा सीधा एक 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 दोहरा, एक पक्षपातपूर्ण रवैया हमारे सामने नजर आता है जब हम अध्ययन करते हैं मुख्यधारा के नारीवाद को, कि यहाँ पर जाति की बात नहीं है यहाँ पर। और दूसरा मैं यहाँ ये भी कोट करना चाहूंगी कि जब मुख्य धारा के जो नारीवाद है, जब उसके लिटरेचर को हम देखते हैं, उनकी रचनाओं को हम देखते हैं, उनके कार्य को हम देखते हैं, तो वो कभी भी अंबेडकर को कोट नहीं करती है। मतलब बाबा साहब इतने बड़े फेमिनिस्ट थे, अपनी उनकी रचनाओं में हिंदू कोड बिल वो लेकर आए थे, लेकिन कभी भी इस मुख्यधारा की नारीवाद ने बाबा साहब को स्वीकार ही नहीं किया, बाबा साहब को एज अ फेमिनिस्ट ही स्वीकार नहीं किया। तो ये सीधा सीधा एक तरीके से पक्षपातपूर्ण या एक सवर्णा या एक जातिगत मानसिकता का जो रवैया है वो मुख्यधारा के नारीवाद में मैंने जितना पढ़ा है, मैंने जितना समझा है, जितना जाना है, तो वो सीधा सीधा देखने को मिलता है। तो आज जरूरत ये है कि और आज हो भी गया है कि दलित नारीवाद जैसा जो अवधारणा है वो उभर कर सामने आ रही है और एक तरीके से उस मुख्यधारा के नारीवाद को चैलेंज कर रही है कि आपका नारीवाद सिर्फ पितृसत्ता तक सीमित हो सकता है, लेकिन जाति पर आप लोग काउंटर नहीं कर, और आप लोग अगर नहीं करेंगे तो हम इसको काउंटर करेंगे। तो मेरा यही है, मेरा यही कहना है।